नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ सके। किसी भी एग्जाम की तैयारी का सबसे बेहतर तरीका होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना। इससे आपको यह पता चलता है कि बीते वर्ष में किस तरीके का क्वेश्चंस जो है आपका एग्जाम में पूछा गया, क्या पैटर्न आपका रखा जा रहा है, उसके हिसाब से आपको आगे की तैयारी में मदद मिलती है। तो आपको यहाँ पे न केवल एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर सेट को लगाना है बल्कि 2024 और 25 के अंदर रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे हम बात करें एलपी का, आरपीएफ, एसआई का, जेई हो गया, टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 हो गया, इन सभी एग्जाम के क्वेश्चंस पे आपको जो है नज़र बनाए रखना है। पहले तो आपको एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। इसके अलावा नया वाला जो भी एग्जाम हुआ है उनके क्वेश्चंस को भी आपको लगाना है। नया वाला यानी 2024-25 वाले के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि हमें यह पता चलता है कि करंट पैटर्न आपका क्या चल रहा है। एनटीपीसी प्रीवियस पेपर को लगाने से यह पता चलेगा कि एनटीपीसी जो है वह किस तरीके का क्वेश्चंस पूछता रहा है, उसका ट्रेंड क्या चला है। और 24 और 25 में रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को लगाने से आपको यह पता चलेगा कि करंट में जो है रेलवे का पैटर्न क्या रह रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस अभी आपका वहां पे पूछा जा रहा है। तो दोनों चीज को यहाँ पे हम लोग करेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि हमारा एक 13 घंटा का आपको वीडियो मिलेगा, मास्टर वीडियो फॉर रेलवे एग्जाम। उसके अंदर हमने हर एग्जाम के 5-5 सेट करा रखा है रेलवे का। 2022 वाला ग्रुप डी वाला वहाँ पे सेट आपको मिल जाएगा, एनटीपीसी का सेट मिल जाएगा ना। इसके अलावा और भी जो एलपी का है सेट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 13 घंटा का वहाँ पे एक मास्टर वीडियो है, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अब एक मास्टर वीडियो हम 2024 और 25 में रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं उनके 5-5 सेट को इकट्ठा करके आपके सामने रख देंगे। इससे आपको करंट पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर सेट यहाँ पे लगाएंगे, एक सेट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जिससे आइडिया मिलेगा हम लोगों को कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है। एनटीपीसी के अंदर जो है क्वेश्चन आपका जो है बहुत हार्ड नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा रैंडमली जो सबसे लेटेस्ट आपका यहाँ पे सेट है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे। न केवल हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को यहाँ पे देखेंगे बल्कि यह भी आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चंस पे आपको अटेम्प्ट कैसे लेना है, कैसे अपना आंसर तेजी से निकालना है। तो क्लास के अंत तक बहुत ही ध्यान के साथ आप यहाँ पे बने रहिएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची। यदि इसे 20 रुपया ज्यादा मूल्य पे बेचता तो 15% लाभ होता। अब यहाँ देख लीजिए, पहले 10% लाभ हो रहा था, अब 15% लाभ होगा। तो लाभ में वृद्धि कितना का हो रहा है? 5% का। अच्छा, लाभ में वृद्धि 5% का कब होगा? जब विक्रय मूल्य 5% बढ़ाया जाएगा, सीधी सी बात है। वैसे भी 10% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 110%, और 15% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 115%। तो विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना का हुआ? 5% का। रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में वृद्धि कितना का हो रहा है? बोला 20 रुपया ज्यादा में बेचे तो विक्रय मूल्य में वृद्धि हो रहा है ना। तो रुपए के रूप में विक्रय मूल्य में वृद्धि हुआ 20 का। ठीक है, जबकि परसेंटेज में कितना का? 5 का, यानी 20 रुपए जो है वो 5% का मान है। 5 से भाग करिए, 1% का मान निकलेगा। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान, हम 100 से गुना कर लेंगे। फटाफट से यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 4 गुने 100, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 2024 और 25 के एग्जाम में बहुत सारे नए सवाल आपका पूछा गया है, उनको भी हम लोग देखेंगे 24-25 वाले यहाँ पे सेट के दौरान। इसके अलावा हम कंबाइंड करके छोटा छोटा वीडियो आपका लाते रहते हैं। जैसे पिछला दिन आपको मिला होगा एलसीएम एचसीएफ का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का। तो नया नया जो सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है, अलजेब्रा से पूछा गया, उसको भी आप जो है देखते रहिएगा। आगे देख लीजिए सवाल नंबर 2, बहुत ईजी है। 50 का 40% बराबर 80 का x%। ये आमने सामने अगर बराबर में कटता है तो काटेंगे। यहाँ देख लीजिए परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी काट दीजिए। 40 से काटेंगे, 40 दूना 80 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, यहाँ पे क्या होगा? 25 होगा। इधर क्या बचा? 25 का कुछ नहीं, मतलब एक तो 25 है और इधर क्या है? x है, तो x का मान कितना हो गया? 25। विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर। बराबर के आमने सामने हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं, तो यहाँ भी काटेंगे। अगला देखिए क्या है। एक वृत्त पर ABC 3 बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि इनके जीवाओं AB और AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री और 110 डिग्री है। बोला यह है कि एक वृत्त पर AB और C 3 बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि जीवा AB और AC, यानी 2 जीवा यहाँ पे बनाया जा रहा है, AB और AC। तो सबसे पहले हम एक जीवा बना लेते हैं AB। अब AB
एक जीवा हो गया। जीवा किसको बोलते हैं? जैसे परिधि के किसी दो बिंदु को जो मिलाते हैं ना, वही आपका कहलाता है जीवा। यही आपका कॉर्ड हो गया, जीवा हो गया। ठीक है, तो एक जीवा तो इस तरह से हो गया। अच्छा, दो जीवा है, एक ए बी एक ए सी, तो ए के साथ बनाना पड़ेगा, तो दूसरा हम यहाँ पे बना दिए ए सी। दो जीवा आपका बन गया, एक ए बी एक ए सी। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या बोला है? बोला है कि ए बी और ए सी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री और 110 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे केंद्र एक ले लेते हैं, यह हमारा एक केंद्र हो गया, और इस केंद्र पर एक कोण बनाया गया है। किसके द्वारा? यहाँ पे बनाया गया ए बी और ए सी जीवा के द्वारा, यानी ए बी और ए सी। तो ए बी जीवा यहाँ पे एक कोण बनाएगा, यह वाला कोण। यह वाला कोण कितना है? सर इस कोण का माप दिया है यहाँ पे, ए बी बनाता है 90 डिग्री, तो यह 90 डिग्री का कोण यहाँ पे आपका बन जाएगा। और AC यह जीवा यहाँ पे कोण कितना डिग्री का? देखिए AC जीवा के द्वारा जो कोण बनेगा यही वाला होगा ना। ये कितना दिया है? 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री हो गया। आगे चलिए, बोला है BAC जो है वो आपका बड़ा है BAO से। O कहाँ पे है? यहीं पे आपका O है, इस पॉइंट पे आपका क्या है? O है। तो BAO से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एक चीज पता है कि सर्कल बनने का मतलब होता है 360 डिग्री। तो इधर देख लीजिए 110 है, इधर 90 है, कितना हो गया आपका? 200। तो ये जो बच रहा है वो कितना होगा? 160 हो जाएगा, तो 160 डिग्री हो गया। यह वाला कोण हमारा जो बचा हुआ भाग है उसका कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 160 डिग्री। मतलब यह जो कोण आप देख रहे हैं यह हमारा 160 होगा, क्योंकि पूरा मिला करके सर्किल बनाना है। सर्किल बनाने का मतलब 360 डिग्री। आगे चलिए, अब एक चीज और थ्योरी है, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा चाप BC है, इस चाप BC के द्वारा एक कोण केंद्र बिंदु पर बन रहा है, और इसी चाप के द्वारा एक कोण परिधि पर बन रहा है। तो किसी भी चाप या जीवा के द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई चाप लेते हैं, एक कोण हम केंद्र बिंदु पे, और इसी चाप के द्वारा एक कोण अगर हम परिधि पे बनाएंगे, यहाँ केंद्र बिंदु हो गया, यहाँ परिधि पे, तो इस कोण का आधा यहाँ वाला कोण, यानी परिधि पर जितना ऊपर जाएगा छोटा होता जाएगा ना, कम नुकीला होता जाएगा, नुकीला होता जाएगा। जितना नीचे आएगा कम नुकीला होगा, तो जितना नीचे आएगा एंगल बढ़ेगा, जितना ऊपर जाएगा एंगल घटेगा। तो इस केस में क्या होता है कि परिधि वाला कोण इसका आधा हो जाता है। तो देख लीजिए, केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण 160 है, तो परिधि पर बनने वाला कोण कितना होगा? 80 डिग्री। हमें क्या बताना है? एंगल यहाँ पे बताना है BAC। तो BAC यह वाला एंगल कितना होगा? 80 डिग्री, विकल्प सी। थ्योरी पता होगा ना, तो फटाफट से अपना आंसर यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल करना है। तो आप सबको अच्छे से पता है कि 576 का वर्गमूल कितना होता है? 24 होता है। और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। तो हमें 24/25 ही तो करना है। लेकिन अब इसके कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। दिमाग क्या लगाना है? समझिए। अब हम 24 को अगर 25 से काटने जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम हमारा लगे। हमें एक बात अच्छे से पता है कि 25 का मतलब होता है 100/4। तो 25 के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 100/4, बट्टा वाला 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, होगा। बट्टा वाला 4 कहाँ जाएगा? ऊपर। भाई 25 के लिए हम 100/4 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बट्टा के नीचे बट्टा के नीचे बट्टा इस तरह से है, तो यह कहाँ जाएगा? ऊपर ही तो जाएगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या मिलेगा? और ऊपर में क्या है आपका? ऊपर में तो यहाँ पे 24 है ना, यहाँ क्या है? 24 है। हम क्या किए? 25 के लिए लिखे 100/4, बट्टा वाला 4 यहाँ पे आ गया। अब ऊपर में देख लीजिए 24 × 4 कितना? 96। 96 में 100 से भाग करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.96। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। यह छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कैलकुलेशन में आपको यूज करके अपना आंसर जो है वह जल्दी से निकाल लेना है। इन कैलकुलेशन में आपको उलझ के नहीं रहना है। अगला सवाल देखिए क्या है। एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार करता है। 600 मीटर लंबी गली को कितने समय में पार करता है? 24 मिनट में। ऊपर देखते रहिएगा, यहाँ पे जो डाटा है वह किस फॉर्म में? मीटर के रूप में है। तो 600 मीटर, अगर दूरी मीटर के रूप में रहे तो इसके साथ समय सेकेंड के रूप में रखिएगा। तो इतनी दूरी तय करता है 24 मिनट में। भाई 24 मिनट को हम यहाँ पे सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। 24 × 60 सेकेंड हो गया। तो यह दूरी हो गया, यह समय हो गया। दूरी किस रूप में? दूरी मीटर के रूप में है। समय किस रूप में? समय सेकेंड के रूप में है। दूरी ऊपर में किस फॉर्म में है? दूरी आपका ऊपर मीटर में है। समय नीचे किस फॉर्म में है? समय नीचे आपका सेकंड के फॉर्म में है। इसको हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस ध्यान रखिएगा, समझते चलिएगा कि जो दूरी है हमारा वह किस फॉर्म में है, और जो आपका यहाँ पे क्या दे रखा है? समय, वह किस फॉर्म में है। अब दूरी हमारा हो गया मीटर में, समय हो गया हमारा किस फॉर्म में? समय हमारा हो गया सेकेंड में।
तो जो स्पीड निकल के आएगा मीटर पर सेकेंड आएगा, लेकिन यहाँ बोला है कि यह जो चाल आपको बताना है वह किलोमीटर प्रति घंटा में। अच्छा, चाल बताना था इसलिए दूरी बट्टा समय किए हैं, तो यह जो चाल है वह मीटर पर सेकेंड में है, लिख ही देते हैं मीटर और नीचे में क्या है सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप 18/5 से गुना यहीं पे कर लीजिए। स्पीड हमारा निकल के तो आया, दूरी बट्टा हम समय किए तो स्पीड हमारा निकला, लेकिन जो स्पीड निकला वह मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ऊपर वाला डाटा मीटर है नीचे वाला सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से हम लोग गुना करते हैं। यह स्पीड को कन्वर्ट करने का, यूनिट बदलने का तरीका है। जैसे मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 100 से गुना करते हैं, है ना, उसी प्रकार से आपको लीटर से अगर आपको यहाँ पे आना होता है मिलीलीटर में, वहाँ भी आप कन्वर्ट करते हैं, है ना, 1000 से गुना करके। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमारा स्पीड आपका क्या है, मीटर पर सेकंड में है, 18/5 से गुना करेंगे तो यह किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वैल्यू को काटिए जो कटने वाला होगा, 60 पंचे 300, 300 से काटेंगे 600 को 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12, और 6 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12, 3 बट्टा कितना आ गया 3/2, 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। स्पीड कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल देखिए, 3 वर्ष पहले ए बी का औसत आयु 28 वर्ष। भाई 3 साल पहले औसत आयु 28 वर्ष है इसका ए और बी का, तो अभी इसका औसत आयु क्या होगा 28 + 3 31 वर्ष। यह किसका है ए और बी का। ए और बी का वर्तमान औसत आयु 31 वर्ष, दो व्यक्ति का आयु 31 वर्ष है तो कुल आयु कितना होगा 31 × 2 कितना हो गया 62। यह सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। भाई ए और बी दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति का औसत आयु 28 वर्ष है, कब 3 साल पहले, तो 3 साल पहले का औसत आयु इतना, तो वर्तमान का क्या होगा 3, इसमें जोड़ लीजिए, तो वर्तमान में दोनों का औसत आयु इतना हो गया। अब दो व्यक्ति का औसत आयु इतना है, कुल आयु क्या होगा 2 से गुना कर लीजिए, औसत आयु दे रखा है यानी प्रत्येक व्यक्ति का आयु, कुल आयु निकालना होगा 2 से गुना, तो 31 दूना 62 हो गया। आगे बोला है सी के शामिल होने पर, यानी 3 व्यक्ति हो गया, वर्तमान औसत आयु 42, तो 3 व्यक्ति शामिल हो गया तो औसत आयु कितना 42, कितने व्यक्ति का 3 व्यक्ति का, तो तीनों व्यक्ति का कुल आयु 42 × 3 कितना हो जाएगा 126। इसमें कौन है ए बी सी, तो ए बी सी का कुल आयु 126, ए और बी का कुल आयु 62। ए बी सी के कुल आयु में से हम क्या करेंगे ए और बी की आयु को घटा लेंगे, हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा सी का यहाँ पे आयु कितना हो जाएगा आपका, सी का आयु 64 वर्ष, विकल्प ए आंसर। ठीक है, सी का आयु कितना हो जाएगा आपका, विकल्प ए। ए और बी का औसत आयु 28, 3 वर्ष पहले यानी वर्तमान में 28 और 3 31 हो जाएगा। 3 साल पहले का आयु पता है, वर्तमान का क्या होगा 3 जोड़ देंगे तो औसत आयु 31 हुआ ए और बी का, तो कुल आयु 62, और ए बी सी यानी सी को शामिल करने पर मतलब ए बी सी मिला करके 42 औसत आयु, कुल आयु 42 × 3, 42 × 3 यानी 126 में से हमें माइनस कर लेना है 62। सवाल नंबर 7 पे जाइए, देखिए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1250 की राशि 3 वर्ष में बढ़ के 1488.77 हो जाएगी। अब कैसे सोल्व करते हैं समझिएगा। मिश्रधन बताइए कितना है, तो मिश्रधन है हमारा 1488 दशमलव कितना 0.77। मूलधन कितना है बताइए सर, मूलधन यहाँ पे है 1250, क्योंकि 1250 रुपया का ही राशि था जो 3 साल में बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, अब 3 साल में मिश्रधन है और नीचे में क्या है मूलधन है, तो 3 साल में इतना हो गया है। हम क्या करेंगे, हम यह निकालेंगे कि 1 साल में कितना हो जाएगा, तो हम पावर 1/3 करेंगे यानी घनमूल करेंगे। 2 साल में अगर मूलधन x से y हो जा रहा है, मान लीजिए ऐसे बोला जाए कि 2 साल में आपका y हो गया कितना से x से, तो 1 साल में कितना होगा, तो हम पावर इसका करेंगे 1/2। समझ पा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ बोला यह है इस सवाल में कि 3 साल में 1250 रुपया जो है वह इतना हो जाता है, तो हम क्या निकालेंगे कि 1 साल में 1250 रुपये कितना हो जाएगा। मिश्रधन बट्टा मूलधन निकाल लिए। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में कितना जीरो आएगा 2 जीरो, 2 जीरो क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको देख करके बताइए कि क्या दोनों में से किसी एक का भी पावर 1/3 कर सकते हैं, घनमूल निकाल सकते हैं। आप बोलोगे सर इसका निकाल सकते हैं, बड़े आराम से। 125 का घनमूल होता है 5, ऐसा नंबर जिसको 3 बार गुना करने पर 125, और 3 जीरो है तो 1 जीरो बाहर होगा।
तो जब आप इसको पकड़ लिए तो बिल्कुल इसके करीब का, इससे बड़ा लेकिन इसके करीब का नंबर आपका यह होगा, यानी 50 से जस्ट आगे ऐसा नंबर है जिस, सोचिए जिसका क्यूब इतना आता हो। तो लास्ट में 7 किस नंबर के क्यूब करने पर आता है? 3 वाले के, यानी इसके करीब का जो नंबर है वह कितना है? 53। इस समझना है इस बात को, इसके कैलकुलेशन में नहीं फंसना है। दोनों में से कोई एक ऐसा आपको मिलेगा जिसका घनमूल आपको पता होगा। जैसे इसका घनमूल या आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब ऊपर वाला जो नंबर होगा इससे बड़ा होगा लेकिन बिल्कुल इसके करीब का होगा। तो आप सोचिए ना कि घन करने पर लास्ट में आपका 7 आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके घन करने पर लास्ट में 7 आता हो? क्योंकि इसका घनमूल तो वही होगा, तो ऐसा 3 है, तो हम यहाँ पर कर लिए 3। इसका मतलब एक साल में यह राशि 50 से कितना होगा? 53। और एक साल में धन में जो वृद्धि होता है वही हमारा रेट होता है। तो बढ़ा कितना? 3 का वृद्धि हुआ, कितना पे? 50 पे। 3 का वृद्धि हो रहा है 50 पे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, यह क्या बताएगा? एक साल में वृद्धि कितना का हुआ, और यह हमारा रेट हो जाएगा। 50 से काटिए, 50 दूना 100, 3 दूना 6%, आंसर विकल्प बी। तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, यही आपका तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। हम देख के बता सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा? 6% होगा। आगे चलिए, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 आसन्न भुजा। भाई बात जब समकोण त्रिभुज का होता है तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में कुल मिला के कितना भुजा होता है? 3 भुजा। अब 3 भुजा में से जो यह दोनों भुजा है यह समकोण बनाने वाला है, क्योंकि 90 डिग्री कौन बनाता है? यही दोनों भुजा, यानी कि लंब और आधार। तो समकोण बनाने वाली भुजा जब भी बोला जाए तो समझ जाइए कि बात हो रहा है लंब और आधार का। लेकिन समकोण वाली भुजा बोला जाए इसका मतलब कर्ण। समकोण वाला भुजा कौन है? समकोण वाला भुजा कर्ण है। लेकिन समकोण बनाया कौन है? 90 डिग्री कौन बना रहा है? यह दोनों भुजा बना रहा है। तो समकोण बनाने वाली भुजा जो है 8 और 15 है, यानी इसमें से एक 8 है, दूसरा क्या है? 15। तो आप बताइए कि तीसरा भुजा क्या होगा? तो 8, 15, 17 का आपका ट्रिपलेट होता है, तो तीसरा साइड हमारा 17 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, हम अपना आंसर यहाँ आसानी से चुनेंगे। कितना हो जाएगा? 17। 8, 15, 17 ट्रिपलेट आपको याद रखना है। अगर ट्रिपलेट याद नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको यहाँ पाइथागोरस लगाना होगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे तभी तो कर्ण निकलेगा। तो 264, 64, 225, 289, 289 का वर्गमूल कितना होगा? 17। लेकिन इन प्रक्रियाओं में आपको नहीं जाना है। ट्रिपलेट कई बार हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब के ऊपर भी, आप जो है वहाँ से जाकर के ट्रिपलेट देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है उसको ध्यान रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस का आसानी से आंसर आपका आ जाता है। अगला सवाल देखिए, बोला है ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें परिमाप बताना है जिसका लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। पहली बात, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक, इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर चौड़ाई इसका x हम लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा? x+5 हो जाएगा। क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक, तो यह लंबाई हो गया, यह चौड़ाई हो गया, यह लंबाई हो गया। 5 मीटर अधिक हमें करना था लंबाई को, तो पहले चौड़ाई हम रख दिए। अब आगे, परिमाप क्या होता है आयत का? सर परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होता है। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। बस आप सबको पता है अच्छे से। परिमाप को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई के योगफल का 2 गुना। परिमाप क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के योगफल का 2 गुना। अब इस सवाल में बोला है कि ऐसे आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और परिमाप का मान क्षेत्रफल का 1/3। तो आप परिमाप बताइए। सर परिमाप इसका क्या होगा? तो आप बोलोगे सर परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो x+5 में x जोड़िएगा तो 2x+5 हो जाएगा। ये तो होगा 2x+5। तो x+5 में x जोड़िए ना, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x+5 + x यानी 2x+5। यह हो गया इसका परिमाप। और परिमाप कितना है? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई कितना है? x+5, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका 1/3। इसका क्या है आपका? इसका 1/3 बोला है ना, क्षेत्रफल के मान का 1/3। अब आइए यहाँ से हम लोग सोल्व करके सबसे पहले x का मान निकालते हैं। क्रॉस गुना करिए, जो भी वैल्यू है उसको आपस में गुना करिए। तो 3 से गुना करिएगा, 3 दूना 6, 6 से दोनों में गुना होगा। तो देखिए 3 दूना 6, 6 से 2 में गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा, और 6 से 5 में गुना करेंगे तो 6×5 = 30। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 6×5 = 30। ठीक है, आगे चलिए देखिए यहाँ पे क्या x है, x से दोनों में गुना, तो x² प्लस क्या हो जाएगा आपका? x² + 5x हो जाएगा।
अब यहाँ से आप इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। एक्स स्क्वायर एक ही जगह है तो अपने जगह पे रहने दीजिए। 12x प्लस प्लस में ही इधर आके 5x में से घटेगा तो -7x हो जाएगा ना, ठीक है। और इधर देख लीजिए प्लस 30 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। और बराबर में इधर क्या बचा आपका, इधर कुछ नहीं मतलब 0। तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। और द्विघात समीकरण को सोल्व करने का जो शॉर्टकट तरीका आपको बताया गया उसको याद करिए। जब भी कोई द्विघात समीकरण आपके सामने आए, सोल्व करने के लिए क्या करना है कि आपको b का मान चेक करना है। सर b कहाँ है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वह a होता है, जो x का कॉफिशिएंट होता है वह b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो आपका c होता है। तो हमारा a का मान यहाँ 1 है, b का मान -7 है और c का मान -30। हमें सिर्फ यह देखना होता है कि b का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव। बहुत अच्छे तरीके से यह चीज़ हम आपको बता चुके हैं, b का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर b का मान पॉजिटिव होता है फिर हम b और c दोनों का साइन चेंज करते हैं, और अगर b का मान नेगेटिव होता है तो सिर्फ और सिर्फ b का साइन हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं, c का जो साइन है वही रहेगा। तो b नेगेटिव है तो b का साइन चेंज करिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, c का जो साइन है वही रहेगा। अब इसका लाभ क्या है देखिएगा। तो पहला चरण हम लोग पार कर लिए, साइन प्लस और एक माइनस होगा। b अगर नेगेटिव है तो b का साइन चेंज करेंगे, c का जो साइन है वही रहेगा। लेकिन b पॉजिटिव होता तो b और c दोनों का साइन हम लोग चेंज करते, साइन चेंज मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और अब क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जिसको गुना करने पर 30 और घटाने पर, यहाँ माइनस रहे तो घटाने पर 7। ऐसा नंबर चुनना है जिसको, दो ऐसा नंबर जिसको गुना करने पर 30 घटाने पर 7। तो ऐसा नंबर 10 और 3 है, तो बड़का को पहले लिख लीजिए, छोटका को बाद में। 10 में 3 से गुना करिएगा 30, और 10 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 7। बहुत ईजी तरीका है। अब यहाँ से पता चला कि x का मान क्या होगा, +10 -3। तो चूंकि आयत का यहाँ पे चौड़ाई हम x माने हैं, तो चौड़ाई लंबाई यह सब कभी जो होता है वह आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पे चौड़ाई कितना हो गया 10, x का मान क्या निकला 10। अब x का मान 10 निकला, इसका मतलब आप बताइए यहाँ पे जो है चौड़ाई कितना हो जाएगा 10 और लंबाई कितना हो जाएगा x + 10 यानी कितना 15। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है ऐसे आयत का परिमाप। क्या बताना है, ऐसे आयत का परिमाप। तो आप बताइए कि आपके पास लंबाई भी है चौड़ाई भी है, परिमाप कैसे निकालिएगा, इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या लंबाई और चौड़ाई के जोड़कर दोगुना। तो 15 10 25 का दोगुना कितना हो जाएगा 50। तो विकल्प डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लीजिए। आगे देख लीजिए। बोर्ड मास से भी 2-3 क्वेश्चन आपका इजी वाला पूछा जाता है, और बोर्ड मास में आपको पता है कि पहले क्या करना है। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट्स का क्रिया होता है। ब्रैकेट्स में भी 4 तरीके का ब्रैकेट आपको मिलेगा, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसका भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे ताकि वह कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर चलते हैं। तो -5 -3 दोनों माइनस में तो जुटेगा, तो -8 हो गया। अब -8 यानी +8 हो गया। तो इधर हो गया आपका 1/4 + 8। कैलकुलेट कर लीजिए, 8 चौके 32 और 1 33, 33/4। तो यहाँ तक मान क्या आ गया 33/4, 33/4। अब चलिए 3/4 - 33/4, तो 3 में से 33 घटाइएगा कितना हो जाएगा 30। यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो सीधे घटाइए। तो 3 में से 33 घटाइएगा कितना हो जाएगा 30। तो -30, कुछ गलत कर रहे हैं, -30 बट्टा क्या होगा -30/4। अब यहाँ तक, यहाँ तो आपका 1/2 था, और इस पूरे का मान आया -30 बट्टा कितना -30/4 आ गया। सोल्व करिए, अगर आप इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा कितना बार में कटेगा 15 बार में, तो -15/4। क्या लिख सकते हैं हम इसको, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 तिया 4 का पहाड़ा कितना बढ़ जाएगा 3 बार, 4 तिया 12, यानी 3 सही 3/4। विकल्प बी आंसर, -3 सही 3/4। -5 -3 -8, 1/4 -8 यानी +8। 1/4 + 8 क्या होगा 33/4। 3/4 में से 33/4 घटाएंगे -30/4, -3/4 4 का गुना करेंगे 1/2 के साथ, यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्याओं में से 5 घटाता है।
राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक बात आप समझिए, किसी भी श्रेणी का आप औसत निकालिए, ठीक है। कोई भी श्रेणी का अगर औसत आपको पता है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि 6, 7, 8, 9, 10, यह लगातार आने वाला सीरीज है, और लगातार आने वाली संख्या यानी कि रेगुलर इंटरवल पर आने वाली संख्याओं का औसत मध्य पद होता है, तो इसका औसत आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर इसका औसत 8 हो जाएगा। अब अगर इसके प्रत्येक पद में से हम 3 घटा ले, कुछ भी घटाइए, हम 3 घटाते हैं तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा। अब इसका औसत क्या होगा? फिर भी लगातार है, 3, 4, 5 है, तो औसत हो जाएगा मध्य, यानी क्या आया? 5। आप क्या देखिए कि इस श्रेणी का औसत 8 था, जब हम इसके प्रत्येक पद में से 3 घटाएं तो औसत में भी कितना का कमी हो गया? औसत में भी 3 का कमी हो। तो किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों के साथ जो परिवर्तन होता है उसके औसत में भी वही परिवर्तन होता है। अगर किसी श्रेणी का औसत हम निकाल लिए n, और उसके प्रत्येक पद में यानी कि जितना भी उसमें पद है, अगर 10 संख्या है तो 10 में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो औसत भी 3 गुना हो जाए। प्रत्येक पद में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा? आपका 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ बोला है कि राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है? जो किसी नंबर के वर्ग करने पर आता है। तो 1 से कम पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होगा? सर 1 से कम पूर्ण वर्ग संख्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अप टू कहाँ तक? अप टू यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यही तो होगा। यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वह 1 से कम नंबर आएगा, तो 101 से छोटा आएगा, लेकिन सबका सब पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 1, 2 का स्क्वायर करिएगा 4, 3 का स्क्वायर करिएगा। अगर हम आपसे पूछे कि 101 से कम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, तो सबसे पहला कौन होगा? ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो 100 होगा। 100 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों? क्योंकि 10 के स्क्वायर करने पर आता है। उसके बाद कौन होगा? 81। 81 कौन है? 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 100 के नीचे किसके वर्ग करने पर आता है? 9 के वर्ग करने पर। इसका मतलब है कि ऐसा जो भी नंबर है वह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर है। अब बोला है इसका औसत निकालिए। अब हाँ, इसके अलावा क्या बोला है कि इससे कम जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब यहाँ पे जितना भी आप नंबर देख रहे हैं सब में से 5 घटाइए और फिर औसत बताइए। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसका औसत निकाल करके और औसत में 5 का कमी कर दे। प्रत्येक में से 5 घटाने से बेहतर है कि औसत में ही 5 की कमी कर दे। प्रत्येक में से 5 घटा के औसत निकाले या इकट्ठा औसत निकाल करके 5 घटा दे, एक ही बात है, क्योंकि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों में जो परिवर्तन होगा वही इसके औसत में भी होगा। तो हम क्या करेंगे? हम इकट्ठा औसत निकालेंगे यहाँ पे। तो आप याद करिए कि 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यह क्या होता है? 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग, यानी 1 से 100 तक हो जाता। यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक हो जाए तो n का मान हम 100 लेंगे, तो 100 गुने 101 गुने 201 बट्टा क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अगर 1 से 20 हो जाए तो 20 गुने 21 गुने 41 बट्टा क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इससे क्या निकलता है? 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का योग। यह किसका फॉर्मूला हो गया? यह आपका फॉर्मूला हो गया 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों के योग का। अब इससे वर्गों का योग निकलेगा। अगर हम आपसे कहे कि इसका औसत बताइए, तो इसी में हम कितना से भाग कर लेंगे? n से भाग कर लेंगे, क्योंकि औसत होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों के योग में जब हम n से भाग करेंगे तो औसत निकल जाएगा। तो n से n कट गया, क्या बचा हमारे पास? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो आपका यह फॉर्मूला है कि 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के वर्गों का औसत, योग नहीं औसत, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। औसत क्या होता है? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो हमें क्या करना है? 10 तक के संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। तो n के जगह 10, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। n के जगह 10, तो 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में आपका 6 आ जाएगा। तो इससे निकलेगा 100 से कम जितना भी संख्या है, 100 से कम जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका औसत। अब चूंकि प्रत्येक में से 5 घटाना था, तो हम क्या किए? इसका औसत निकाल के ही उसमें से 5 यहाँ पे घटा लेते हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। अगर आप काटिएगा 2 से तो यहाँ हो जाएगा, 3 से काटिए तो 3 दूना 6, 3 से काटिएगा तो 3 7 21, 77 बट्टा 2 कितना होगा? 77 बट्टा 2 यानी 38.5। 38.5 में से 5 घटाइएगा तो 33 दशमलव कितना हो जाएगा? 33.5 हो जाएगा।
तो संभल के इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस था, और प्रैक्टिकली अगर जरूरत पड़े तो चेक भी जरूर करिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। भाई बोर्ड मास हमें लगाना है, आंसर अपना निकालना है। -1 -6 क्या होगा, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट -7। अब -7 में यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या आएगा, -7। अब -2 में -7 से गुना करेंगे, +14, 14 3 17, 17 छक्के 102, 9 में से 102 घटाएंगे क्या होगा, -93, -93 पंचे -465। विकल्प ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब अनुपात 12:17 के दोनों पदों में से घटाया जाता है। देखिए 12:17 यानी कि 12/17, इसके दोनों पदों में से घटाया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों में से हम x घटा लिए। तो घटाने के बाद बोला है कि प्राप्त अनुपात 11/20 से कम, यानी कि यह कम होना चाहिए कितना से, 11/20 से। ठीक है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, वह छोटा से छोटा पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बोला है, पूर्ण संख्या, ठीक है, याद कीजिए जिसे जब 12:17 के दोनों पदों में से घटाया जाता है। 12:17 यानी 12/17 के दोनों पद, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा नंबर x है। तो प्राप्त अनुपात 11/20 से कम, यह जो अनुपात प्राप्त होना, यह जो वैल्यू प्राप्त होता है वह कम है कितना से, 11/20 से। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यह इक्वेशन हो गया। अब बराबर रहता तो जिस तरीके से सोल्व करते हैं वैसे ही इसको लेकर के भी आप सोल्व करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 20 दूना कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, तो 240 -20x, इधर लेस देन है तो लेस देन लिखिए, 11 से गुना करिए, 17 गुने 11 187 -11x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 187 को इधर ला करके 240 में से घटाएंगे, तो इधर 13 और 40 कितना हो जाएगा, 53। इधर 53 आ गया, लेस देन -20x है, इधर आएगा तो +20, तो 20 में से 11 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 9x। यहाँ से x का मान बताइए, 53 बट्टा कितना हो जाएगा, 9, यह लेस देन कितना होगा, 9, सॉरी इधर क्या बच रहा है आपका, x बच रहा है। जब 9 से इसको काटिएगा तो लगभग कितना बार में कटेगा, 6 बार में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 के करीब वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बोला है एक गैर समरूप न्यूनकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज की संख्या, ठीक है, न्यूनकोण का मतलब जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, वही कहलाएगा आपका न्यूनकोणीय। और न्यूनकोणीय के अलावा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग उसको बोलते हैं जिसका दो भुजा बराबर, इसका एक कोण दूसरे का 4 गुना, एक कोण दूसरे का क्या है, 4 गुना। तो आइए सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, एक कोण दूसरे का 4 गुना। तो अगर हम दो बराबर भुजा में से प्रत्येक को एक मानते हैं तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ यह 4 हो जाएगा, यानी तीनों भुजाओं में अनुपात क्या होगा, 1 1 और 4 का। एक भुजा दूसरा का 4 गुना है, दो केस बनेगा यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। बोला है एक कोण न्यूनकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना। तो एक कोण दूसरे कोण का 4 गुना ऐसा बोला है। तो एक कोण मतलब 3 कोण में से अगर हम बात करें, 3 भुजा नहीं है, कोण बोला है, तो 3 कोण में से अगर हम एक कोण 1 मानते हैं तो दूसरा भी 1 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि एक कोण दूसरा का 4 गुना है, और दो कोण तो आपका बराबर होगा ही। दूसरा केस क्या बन सकता है, इसके अलावा हम बराबर वाला में से प्रत्येक को 4 4 मान लेते हैं, और इसके अलावा एक, यहाँ भी तो आपका क्या है, एक कोण दूसरे का 4 गुना, तो एक एक ले लिए, दूसरा भी हमारा 4 हो गया, तीसरा भी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। एक कोण दूसरे का क्या है, 4 गुना, और दो कोण तो बराबर होगा, तो या तो यह बराबर होगा, एक 2 बार आएगा, या फिर 4 2 बार आएगा। तो ऐसा तो क्लियर किया नहीं है कि कौन 2 बार आएगा, तो दोनों केस लेकर के चलेंगे। अब समझिएगा यहाँ पे क्या करना है। अब कोणों का योग जो है, यह त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 180। यहाँ देखिए तो तीनों कोण मिलाकर के 4 1 5 और 1 6 है, तो यहाँ पे 6 में कितना से गुना करेंगे, 30 से गुना करेंगे तो 180 होगा। 30 से गुना क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण है ना, तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो 30 से गुना करिएगा 180, तो एक कोण यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, न्यून कोण बन रहा है, दूसरा भी 30 डिग्री हो जाएगा, न्यून कोण बन रहा है, तीसरा आपका 30 चौके 120 हो जाएगा, न्यून कोण नहीं बन रहा है, यानी यह केस आपका सही नहीं है, क्योंकि बोला है न्यून कोणीय। तो यहाँ से न्यून कोण होगा क्या, समद्विबाहु होगा, लेकिन न्यून कोण नहीं होगा, क्योंकि 30 30 और यहाँ क्या है 120, 90 डिग्री से बड़ा है,
इस केस को समझते हैं। इसको 180, तीनों कोनों में अगर 1 4 4 का अनुपात है, 180 बनाइए, 4 4 8 और 1 9, 9 में कितना से गुना करिएगा 180, 20 से। तो 20 से गुना करिए, 20 से कम कितना हो जाएगा 20 डिग्री, 20 चौके कितना हो जाएगा 80 डिग्री, 20 चौके कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तीनों कोण के ऊपर नजर डाल के देख लीजिए, तीनों कोण के ऊपर नजर डालिए, क्या मिल रहा है हमें 20 80 और 80 मिल रहा है। क्या मिला 20 80 और 80 मिला। देखिए तो न्यून कोण है 80 डिग्री, हाँ सर है, यहाँ भी 80 है, तीसरा कोण आपका 20 डिग्री न्यून कोण है। तो ऐसा कितना आप त्रिभुज बना पा रहे हैं, तो सिर्फ एक हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। क्या होगा सिर्फ एक। आप बोलोगे कि सर इस तरह से और अगर हम इसको बढ़ा दें, यानी इसको दोगुना कर देंगे तो 2, तो सबको दोगुना करिए, 4 को दोगुना करिएगा 8, 4 को दोगुना करिएगा 8 हो जाएगा। यानी यहाँ भी तो केस बन रहा है आपका कि एक कोण दूसरे का 4 गुना हो रहा है, 2 है, 2 चौके 8, 2 चौके 8 है, ठीक है। तो यहाँ भी 180 बनाइए, 8 8 16 2 18, 18 में 10 से गुना करिएगा 180, 10 दूना कितना आ रहा है 20, 10 अठे कितना आ रहा है 80, 10 अठे कितना आ रहा है 80। यहाँ भी क्या बना, वही चीज बना। तो हमारा कितना त्रिभुज इस तरीके का बन सकता है, तो केवल एक, और उसके कोण का माप क्या होगा 20 80 और 80। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलिए अगला सवाल देख लीजिए, tan -4/3। अच्छा एक चीज आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट। आपको पता होना चाहिए कि पहले क्वाड्रेंट में ना जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है सब पॉजिटिव होता है। पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कुल मिलाकर के 6 रेशियो है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, पहला में ऑल पॉजिटिव। दूसरा के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो जहाँ साइन पॉजिटिव होगा ना के साथ कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, ठीक है। साइन p/h होता है और कॉसेक क्या होता है h/p होता है। तो जहाँ साइन पॉजिटिव होगा वहाँ कॉसेक भी पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव है तो इसको हम उल्टा भी कर देंगे ना तो यह नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव नंबर को अगर आप उल्टा करिएगा तो नेगेटिव ही रहेगा। तो साइन पहला में पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि साइन का जो रिवर्स है कॉसेक वह भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में टैन, अब टैन पॉजिटिव है तो इसके साथ कॉट भी पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव। और थर्ड में आपका कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव। यानी 6 में से यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव। इस भाग में यह भाग क्या है, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे आपका 180 है और यह आपका 270 है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर चौथा क्वाड्रेंट जो 270 से लेकर के 0 है ना, यहीं पे आकर के फिर 360 आ जाता है। तो 0 से 360 के बीच क्या आता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या बोला है, जो tan का वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो tan का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, इसका मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट तो नहीं होगा और फर्स्ट भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव रहता है और थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव रहता है। तो इस दोनों को छोड़ करके ही कोई ना कोई क्वाड्रेंट होगा, तभी तो tan आपका नेगेटिव है। tan नेगेटिव होने का मतलब या तो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब देखिए 90 से 180 के बीच में कोई एक एंगल, मान लीजिए 100 डिग्री निकालिए, तो आप 100 डिग्री में मान निकालिए, चाहे साइन का, कॉस का, टैन का, कॉस का, सेक का, किसी का भी निकालिए। केवल साइन और कॉसेक का जो मान निकलेगा ना, अगर आप निकाल पाइएगा तो साइन और कॉसेक का जो मान निकलेगा ना वह आपका पॉजिटिव निकलेगा, बाकी सभी का मान आपका नेगेटिव निकलेगा। लेकिन 0 से 90 के बीच में आप कोई भी, आप देखते होंगे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कॉस का, टैन का, कॉट का, सब पॉजिटिव रहता है इसमें 0 से 90 तक में, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। लेकिन सेकेंड में आपका सब पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ बोला है tan का वैल्यू नेगेटिव दिया है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं होगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, या तो थर्ड सेकेंड होगा या फिर फोर्थ होगा। तो या तो सेकेंड होगा या फिर फोर्थ होगा। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट होगा तो साइन का मान पॉजिटिव हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो साइन का मान नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि जहाँ tan नेगेटिव है वहाँ पे साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, -4/5 या 4/5, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यहाँ देख लीजिए दोनों पॉजिटिव बोला है, यहाँ बोला है -4/5 लेकिन 4/5 नहीं, नहीं गलत होगा, 4/5 लेकिन -4/5 नहीं, गलत होगा। ये क्या होगा, -4/5 या 4/5, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम मान निकालने के लिए जाएंगे ही नहीं, ठीक है, सिर्फ साइन हमें देखना था। अगला देख लीजिए, एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। एक कार्य का 1/3 भाग कितना दिन में करता है, 1/3 भाग 5 दिन में करता है। भाई ये पूरा काम कितना दिन में कर लेगा, ये पूरा काम कर लेगा 15 दिन में।
क्योंकि 1/3 भाग काम, इतना भाग काम यह फिनिश करता है 5 दिन में। तो पूरा काम 15 दिन। भाई 1/3 में 5 दिन, तो पूरा काम में कितना समय, 5 तिया 15। उसी तरह से भी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में। देखिए 2/5 भाग, इतना भाग काम फिनिश करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में, 2 पंचे 10 यानी पंचे 25 दिन। तो बी इसी काम को पूरा करेगा 25 दिनों में। यह बात आपको समझना पड़ेगा। अगर बोला जाए कि आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम हम इसको कैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, आधा काम फिनिश करता है बराबर जितने दिनों में हम लिख देंगे। यहाँ से 1 का मान निकालिए, वही बताएगा कि पूरा काम कितने दिन में होगा। बोला है 2/5 भाग काम फिनिश करता है, तो 2/5 लिखे, जितना दिन में करता है बराबर कर दीजिए, काटिए, 2 पंचे 10। अब यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, 25, यानी पूरा काम करेगा 25 दिन में। ठीक है, तो ये पूरा काम कितना दिन में करता है, यह भी निकल गया, बी का भी निकल गया। अब हमें बताना है कि और बी मिलकर कितना दिन में। तो क्या करते हैं, हम टोटल वर्क निकालते हैं। 25 और 15 का एलसीएम बताइए कितना, 75। 75 में 15 से भाग करिए, 1 दिन के ए का काम, 75 में 25 से भाग करिए, 1 दिन के बी का काम। अब हमें बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में। तो 75 बट्टा पूरा काम 75 है, ए और बी मिल जाएगा तो 1 दिन में 8 मिनट काम करेगा। तो 75 में 75/8 यानी 9 सही 3/9 8 72 3 75, 9 सही 3/8 दिन हमारा आंसर होगा, अगर इसको हम पूर्णांक के फॉर्म में ले जाते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इन वैल्यूज को आप देखिए, आप यहाँ भाग था, ठीक है, इन वैल्यूज को जरा गौर से देखिए। हमें बोर्ड मास के अनुसार पहले भाग का क्रिया, उसके बाद गुणा का क्रिया करना पड़ेगा। लेकिन जरा गौर से देखिए तो पता चलेगा कि यह भी 1 के करीब का मान है, 1 से थोड़ा कम है, यह भी 1 से थोड़ा कम है। तो पहले भाग करेंगे तो 1 में 1 से भाग करेंगे 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, यानी 1 से जस्ट कम, थोड़ा कम वाला कौन सा वैल्यू है इसमें, विकल्प डी। तो विकल्प डी यहाँ से हम लोग अपना आंसर चुन लेंगे। ठीक है, बिल्कुल करीब वाला हमें पहुँचना है, लेना है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। जब भी भुजा दे, वर्ग का भुजा दे, बोले भुजा 6 है तो क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर। लेकिन अगर क्षेत्रफल दे दे कि क्षेत्रफल 81 है, तो भुजा कितना, 81 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ बोला है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 है, तो भुजा कितना हो जाएगा इसका वर्गमूल, यानी कि 100 हो गया भुजा। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर। तो जिस वर्गाकार मैदान का भुजा इतना है, उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, यानी √2 गुना हो जाएगा इसका। और इसके विकर्ण के बराबर एक दूसरा वर्ग है जिसके भुजा का माप है। हमें क्या बताना है, उस वर्ग का परिमाप बताइए, इस वर्ग का जिसका भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर। तो इस मैदान का भुजा इतना, विकर्ण इतना, तो इसके विकर्ण के बराबर एक नए वर्ग का भुजा है। तो नए वर्ग का भुजा 100√2 हो गया। हमें इस नए वर्ग का क्या बताना है, परिमाप बताना है। यहाँ पे उस वर्ग का परिमाप, नए वर्ग का परिमाप बताना है। तो अब परिमाप इसका बता दीजिए कितना होगा। तो जिस वर्ग का भुजा 100√2 होगा, उसका परिमाप 400√2 होगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। फॉर्मूला याद रखना है और आंसर अपना यहाँ पे चुन लेना है। उस वर्ग का परिमाप, तो परिमाप जिस वर्ग का भुजा 100√2 होगा, उसका परिमाप क्या होगा, इसका 4 गुना है, तो 400√2 हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सवाल नंबर 19 क्या है, इसको जरा यहाँ पे समझते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में देखिएगा a + b + c का मान कुछ भी दे दे, मान लेते हैं कि यहाँ x दे दिया, और इसके साथ AB + BC + CA, AB + BC + CA, या फिर इसी को ऐसे लिख सकता है 1/a + 1/b + 1/c, इतना बराबर 0 कर दे। ठीक है, या तो AB + BC + CA बराबर 0 कर दे। ठीक है, इसके बराबर में क्या कर दे, इसके बराबर में 0 कर दे, या फिर 1/a + 1/b + 1/c के बराबर में 0 कर दे। दोनों का मतलब एक ही है। मतलब एक कैसे है, देखिए इसको अगर सोल्व करिएगा तो एलसीएम क्या होगा, ABC ले लिए, ए से भाग करिए इधर क्या बचेगा, BC, बी से भाग करिए इधर क्या बचेगा, AC, सी से भाग करिए इधर क्या बचेगा, AB, बराबर क्या होगा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ABC यहाँ के 0 हो जाएगा। तो अब AB + BC + CA या AC बराबर क्या मिल रहा है, 0। तो कहने का यह मतलब है कि 1/a + 1/b + 1/c बराबर 0 बोले, या AB + BC + CA बराबर 0 बोले, एक ही बात है।
तो यह दोनों डाटा दे और तब आपसे पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है उसी का कर लेना है स्क्वायर। समझ पा रहे हैं कि कितना इजी सा बात है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर दे दिया क्वेश्चन में, इसका मान दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो मामला कुछ और है, आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ जो x बट्टा ए है ना, x बट्टा ए, इसको हम मान लेते हैं p। इसको क्या मान लिए, इसको हम p मान लिए, ध्यान से समझिएगा। इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, इसको r मान लेते हैं। तो इसका मतलब इसको p माने, इसको q माने, इसको r माने, यानी p प्लस q प्लस r का मान हो गया √3। अब यहाँ देखिए क्या है, a बट्टा x है, तो हम x बट्टा ए को p माने हैं, तो a बट्टा x क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। उल्टा तो उल्टा कर लिए, p बट्टा y क्या होगा, 1/q होगा, और c बट्टा z क्या होगा, 1/r होगा। और इसका योग कितना दिया है, इसका योगफल आपका दिया है 0। और हमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। तो x बट्टा ए को p माने हैं, तो एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया आपका पी स्क्वायर। भाई एक्स बट्टा ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो एक्स बट्टा ए को p माने तो पी स्क्वायर, इसको q माने तो q स्क्वायर, और इसको r माने तो r स्क्वायर, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में p प्लस q प्लस r का मान दिया, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r का मान 0 दिया है। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, p प्लस q प्लस r का जो मान है उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। p प्लस q प्लस r का मान है हमारे पास 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r का मान है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर कर लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी नंबर को काटने वाली संख्या। तो जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो भी नंबर आपको मिले ना उसको आप फैक्टराइज करिए, कहने का मतलब है उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कि आपको इसको प्राइम नंबर में तोड़ना है, जैसे 2, 3, 5, 7 इन्हीं से तोड़ना है। तो 4200 में 2 से भाग करिए, कितना आएगा, 4200 में 2 से भाग करेंगे यह आपका 2100 हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप 2 से ही तोड़िए, ऐसे नंबर से आप तोड़िए जो आपका प्राइम नंबर हो, बस इतना ध्यान रखना है। पहले 2 से तोड़ सकते हैं, पहले 3 से, पहले 7 से, 6 से, जो भी, 6 से नहीं, 6 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 7 से इसको तोड़ते हैं। तो 7 से तोड़ेंगे तो 7 छक्के 42, थोड़ा आसान हो जाएगा 600। अब इसको हम 3 से तोड़ते हैं, तो 3 दूना 6, 200 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम 5 से तोड़ते हैं, 5 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, फिर 5 से तोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपका 8। अब 2 मिलेगा कितनी बार, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4। हम इसको प्राइम नंबर में तोड़ लिए, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 3 से, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर जिससे आपको लगे कि आसानी से यह टूट सकता है उससे भी आप पहले इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन बस ध्यान यह रखना है कि जिससे भी आप इसको तोड़ रहे हैं ना वह प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13 यही सब नंबर होना चाहिए। तोड़ने के बाद इसको अरेंज करिए, जो नंबर जितनी बार आया है उसका पावर उतना रखिए। तो देखिए यहाँ पे 7 कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार, तो 7 का पावर 1 हो जाएगा। 3 कितनी बार आया है, एक बार, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 का पावर 2 हो जाएगा। और 2 कितनी बार, 3 बार, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। हम अरेंज कर लिए, 7 एक बार, 7 का पावर 1, 3 एक बार, 3 का पावर 1, 5 2 बार, 5 का पावर 2, 2 3 बार, 2 का पावर 3। अब इतना करने के बाद अगर आपसे यह पूछे गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो क्या करना है, इस बेस का कोई रोल नहीं है, बेस को काट के हटा दीजिए और सबके पावर में 1 जोड़िए। तो जो 1 है वह कितना बन जाएगा, अब 2 बन जाएगा। जो 1 है वह कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 के जगह हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और 3 के जगह क्या ले लेंगे, हम 4 ले लेंगे। प्रत्येक में 1 जोड़िए और जोड़ने के बाद इसको गुना कर लीजिए। तो 4 तिया 12 दूना 24 दूना 48, आंसर क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या 48। क्या करना है, जो भी नंबर आपके सामने आए उसको आपको तोड़ना है प्राइम नंबर में यानी कि अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद क्या करना है, अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब जो नंबर जितनी बार आएगा उसका पावर उतना आपको लिख देना है। ठीक है, उसका पावर आपको उतना लिख देना है, और उसके बाद बेस को काट के हटाइए और हर एक के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर लीजिए, यही गुणनखंडों की संख्या होगा।
36 का 1.5%। देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 36 का तो 36 लिखे, का मतलब गुना 1.5%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100। पॉइंट हटाएंगे नीचे में क्या होगा, एक और जीरो आ जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे आपका कितना है, 36 का 1.5%, तो 36 × 15 बट्टा क्या लिखे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे 100 लिखे, पॉइंट हटाया नीचे आपका आ गया एक जीरो। अब ऐसा करते हैं, एक 10 को काट के हटाते हैं। तो 10 को काटने के लिए यहाँ से हम 10 को काटेंगे तो एक जीरो हट जाएगा, ऊपर से काटेंगे तो 10 के काटने के लिए इसमें से 5 निकालते हैं, 5 निकल जाएगा तो 5 थी या 15, और इसमें से 2 निकालते हैं तो 18 दूना 36, 10 से 10 कट गया, ऊपर में क्या हो गया 54, 54 बट्टा 10 यानी 2 अंक के बाद 0.54 होगा, 0.54 विकल्प डी आंसर हमारा यहाँ पे सही आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये तो रीजनिंग आपका पूछ लिया। 6 से 16 बनाया, गुना 2 + 4, 16 से 38 बनाया, गुना 2 + 6, तो 38 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना 2, 2 गुना +4, 2 गुना +6, तो 2 गुना +8, तो 38 का डबल होता है 76 + 8 कितना हो जाएगा 84। आइए अगला सवाल देख लीजिए, कॉम्बिनेशन का है। यहाँ पे है NC3 बराबर NC8 है, क्या है आपका 8 है, तो n का मान हमें बताना है। n का मान आपका 8 + 3 11 विकल्प बी हो जाएगा। क्यों होता है समझिए, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, तो NCR के बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो NCR के बराबर हम लिखते हैं फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल r, और गुना में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग n-r फैक्टोरियल। ठीक है, यह होता है आपका फैक्टोरियल n, यह होता है आपका NCR का फॉर्मूला। अगर n वस्तु में से r वस्तु के कॉम्बिनेशन से कुछ भी बनाना हो तो कुल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा उसका यह फॉर्मूला है। कॉम्बिनेशन के अंदर इन चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, तो हम लिखते हैं फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 × 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 × 2 × 3 या 3 × 2 × 1, एक ही बात है। तो NCR का यह फॉर्मूला होता है। अब अगर हम आपसे कहे, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम आपसे कहे, क्या कहे कि कोई भी नंबर हम ले लेते हैं 5C2, इसका मान अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए n के जगह क्या है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। नीचे में देख लीजिए r के जगह 2 है, तो उसके बाद नीचे में लिखेंगे सबसे पहले फैक्टोरियल 2 और गुना n-r, तो 5 - 2 कितना होता है 3, तो फैक्टोरियल क्या लिखेंगे हम यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लिख लीजिए। अब दूसरा चीज देखिए 5C2 का मान इतना आ गया, अब आप 5C3 का मान निकाल के देखिए क्या होगा। तो इन सबसे पहले फैक्टोरियल n, तो n के जगह फैक्टोरियल 5 लिखेंगे बट्टा फैक्टोरियल r, तो फैक्टोरियल r के जगह इस बार क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 आएगा, इनटू n-r, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप इस दोनों मान को देखिए तो क्या इक्वल है, सर 5 है नीचे में 2 3 है, 5 है नीचे में 2 3 है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, मान आपका इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 5C2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 5C3 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है 5C2 के बदले 5C3 लिखा जा सकता है। अगर हम आपसे कहे कि 8C5 के बदले क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 8C3 लिख सकते हैं। यानी इन दोनों का गौर से आप देखिए कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में आइए NC3 बराबर क्या है आपका NC8 है, तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ देख लीजिए 5 और 3 यही मान यहाँ पे है, 3 और 2 यही मान यहाँ पे है, तो 8 और 3 यही मान यहाँ पे, यानी n का मान क्या हो जाएगा 11। विकल्प बी आपका आंसर, इजी सा फॉर्मूला ही पूछ दिया। 10 का 0.9%, 10 का 0.9%, तो 9/100 तो इसके लिए लिखेंगे ही, और इसके अलावा पॉइंट हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कैंसिल, 9/100 आपका यहाँ पे आंसर हो गया विकल्प डी। आगे चलिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए जब भी ऊपर नीचे का योग
90 90 हो ना, 73 और 17 90, तो इसका मान 1 हो जाता है, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मामला यहाँ इंटरचेंजिंग का है, दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज कर लीजिए। इंटरचेंज आपको पता है साइन कॉस में करता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। ऊपर नीचे में से किसी को भी इंटरचेंज करिएगा ना, तो इंटरचेंज करने का तरीका है कि कॉट को हटाइएगा तो इसके जगह टेन लिखेंगे, और जब भी कॉट के जगह टेन लिखिएगा तो एंगल 90 में से घटा लीजिए, तो 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 73, तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू मान 1 हो जाएगा। तो जब भी ऊपर नीचे इंटरचेंजिंग वाला रहो, यानी टेन बट्टा कॉट रहे, साइन बट्टा कॉस रहे और कॉस बट्टा सेक रहे, और दोनों के एंगल का योग 90 हो रहा हो, तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आगे देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 और 24। देखिए, दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 और क्या है, 7 और 24 है। अब बोला है कि इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या मतलब इसके भीतर बने वृत्त की त्रिज्या हमें बताना है। यह हमारा त्रिभुज हो गया, और इस त्रिभुज के बोला है इस समकोण त्रिभुज के दो छोटी भुजा, यानी अगर यह यहाँ पे 90 डिग्री लेते हैं तो छोटी भुजा में से एक 7, दूसरा 24 है, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका 25 होगा। ट्रिपलेट लगाएंगे, 7 24 25 का आपका ट्रिपलेट बनता है। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाओं का मान 7 24 25 है। अब इस समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो तो सिर्फ कर्ण का आधा करिएगा, तो 25 का आधा क्या हो जाएगा, 12.5। रिपीट करें, समझिएगा। समकोण त्रिभुज के बाहर यानी परिवृत्त, बाहर, परिवृत्त का मतलब होता है बाहर, तो बाहर बने वृत्त की त्रिज्या होता है कर्ण का आधा, और अंदर बने वृत्त की त्रिज्या, अगर इसी समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या पूछता तो हम लिखते लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2, यानी दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ करके बड़ी भुजा को घटाएंगे और नीचे में लिखेंगे 2। अगला देख लीजिए, ए बी के 7.5% के बराबर है, बी सी के 1.50% के बराबर और डी सी के 5% के बराबर है। ए बी के 7.5%, ए क्या है, ए बी के 7.5%, यानी ए बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, 7.5%, यानी कि 7.5/100, यही तो होगा। बोला ए क्या है, ए जो है वह बी के 7.5% के बराबर है। बी गुना में इधर आएगा तो भाग में, 7.5% यानी 7.5/100 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटाइए, सोल्व करके इसका मान निकालिए, पॉइंट हटाइएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया, ए बट्टा बी का मान 3/40। ए बट्टा बी का मान क्या हो गया, 3/40 हो गया, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे जो है यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है, ए अनुपात डी। अब आगे बोला है कि बी सी का 1.50, यानी बी बट्टा सी का मान हो जाएगा आपका 1.50%, यानी कि 1.50 बट्टा कितना आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 2 अंक के बाद है तो नीचे में 2 जीरो और हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, अगर हम 50 से इसको काट ले तो 50 से काटेंगे तो 50 तिरिक 150, और 50 से काटेंगे 50 दूना 100, 200 हो जाएगा बी बट्टा सी का मान। और डी सी के 5% के बराबर, यानी सी बट्टा डी का मान, डी सी का बोला है ना, तो डी बट्टा सी हो जाएगा 5/100। डी बट्टा सी क्या हो जाएगा, 5/100। सी बट्टा डी क्या, 5/100 यानी 1/20, तो सी बट्टा डी 20 कितना हो जाएगा, 20/1 हो जाएगा, यह आपका 20/1। तो हमारे पास ए बट्टा बी सी, सी बट्टा डी है। निकालना क्या है, ए अनुपात डी। तो ए अनुपात डी चाहिए, यानी कि ए बट्टा डी चाहिए। तो ए बट्टा डी के लिए हम लिख सकते हैं ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी गुना सी बट्टा ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी गुना सी बट्टा डी, इतना लिख सकते हैं। देखिए, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, ए बट्टा डी आ जाएगा। तो ए बट्टा बी का मान बताइए कितना है, सर ए बट्टा बी का मान है 3/40। ए बाई बी का यही मान है। बी बाई सी का मान 3/200 है, और सी बाई डी का मान कितना है आपका, 20 है। 20/1 यानी 20 ही है। इसी को सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। काटिए, 20 से काटिएगा यहाँ पे तो 20 दहाई 200 हो जाएगा। ऊपर में कितना है 9, और नीचे में 40 गुने 10 400, तो 9:400 वाला जो ऑप्शन है विकल्प डी, यही आपका सही आंसर। अगला सवाल देखिए, इसका महत्तम समावर्तक हमें बताना है। महत्तम के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ क्या होता है आपका,
6/7 और 16/210 का महत्तम HCF निकालना है। तो जब भी HCF निकालना होता है ना, तो हम ऊपर वाले का HCF निकालते हैं। तो 6 और 16 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर 2 है। तो ऊपर वाले का HCF यानी कितना हो जाएगा? 6 और 16 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 6 और 16 का महत्तम समावर्तक आपका यहाँ पे ऊपर में हम HCF लेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए। अब ऊपर में 2 वाला कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। विकल्प ए आंसर नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है और सी नहीं हो सकता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप बोलोगे सर नीचे में क्यों नहीं चेक किए? कोई मान 2 और नीचे अगर कोई ऐसा मान आ जाए 2 से कटने वाला हो, तो 2 से छोटा मान आएगा, 2 से कभी बड़ा तो आएगा नहीं। तो हम विकल्प डी आंसर चुन लेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर चुनेंगे, हमें इसके सॉल्यूशन में नहीं जाना है। वैसे HCF क्या होता है? ऊपर वाले का HCF बट्टा नीचे वाले का LCM। तो नीचे वाले का LCM यानी 7 और 210 का LCM कितना हो जाता? 210। 2/210 यानी 1 बट्टा कितना? 105। जब भी HCF निकालना होगा तो ऊपर वाले का HCF, तो 6 और 16 का HCF जो दोनों को काटेगा। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर आपका 2 है, तो इन दोनों का HCF 2 हो गया। नीचे वाले का LCM तो 7 और 210 में से हम बड़का को पकड़ेंगे, बड़का को छोटका काट रहा है, तो यही इसका LCM हो गया। आगे देख लीजिए। शांत जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मिनट में धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी क्रमशः ज्ञात कीजिए। नाव का चाल दिया है, धारा का चाल दिया है, और हमें यह बताना है कि 5 मिनट में धारा के दिशा में और धारा के विपरीत इसका चाल बताइए। तो यहाँ देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के नाव का चाल और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा का चाल। तो धारा की दिशा में इसका चाल क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव प्लस धारा। यह किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकेंड में, इतना मीटर पर सेकेंड। यह हो गया चाल। अब इस चाल से 5 मिनट में यानी 5 गुना 60 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? यहाँ से क्या निकलेगा? अच्छा 1 सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे धारा की दिशा में नाव का चाल कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। अब इस चाल से 5 मिनट में यानी कि 5/60 घंटा में जो दूरी तय होगा वह धारा के दिशा में आपका 5 मिनट में तय दूरी हो। यह चाल है और समय आपका मिनट के रूप में था, 60 से भाग कर दीजिए, आवर में निकल गया। काटिए इसको, 6 से काटिएगा, 6 दहाई 60 हो जाएगा। यहाँ पे 6 पंचे 30 बट्टा कितना? 30/10 यानी कि 3 हो गया। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आगे चलिए, धारा के विपरीत चाल बताइए। तो नाव का चाल 30 है, धारा का 6 है। धारा के विपरीत जैसे ही जाएगा नाव का चाल, नाव के चाल में से धारा का चाल घट जाएगा, तो 24 हो गया। अब इस चाल से 5 मिनट यानी कि 5/60 में तय दूरी निकाल लीजिए। 12 से काटिए, 12 दूना 24, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया, कितना आया? 2। यानी धारा के विपरीत में 5 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दिशा में 3, विपरीत में 2, दिशा में 3, विपरीत में 2। आंसर हमारा हो गया विकल्प 3। यदि दो संख्याओं का महत्तम 2 गुणनफल 120 है तो उनका लघुत्तम बताइए क्या होगा? 120/2 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल जो होता है वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उसमें HCF से भाग करिएगा तो LCM निकल जाएगा, और LCM से भाग करिएगा तो HCF निकल जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा था, HCF दे रखा था, गुणनफल में HCF से भाग कर देंगे, क्या निकल जाएगा? इसका LCM। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। x का 15% बराबर y का 25%। तो यहीं से काट के निकालिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, पंचे 25। ठीक है, क्या है आपका? 3x बराबर 5y। तो यहाँ से x अनुपात y का मान क्या आ जाएगा? 3x बराबर 5y, तो x के सामने 5 और y के सामने 3, तो x का मान 5, y का मान 3 हो गया। आगे, अच्छा आगे भी बराबर है सब, तो इसको इस तरह सब बराबर है तो काटना पड़ेगा यहाँ से परसेंटेज कैंसिल। 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 से काटेंगे तो पंचे 25, 5 से काटेंगे तो 5 दाही 50। हमारे पास 3 गुने x आया, 3 का x यानी 3 गुना x, 3x हो गया। y का 5 यानी कि 5y हो गया, और उसी तरीके से z का 10 यानी कि 10z हो गया। आप बताइए x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा? x का मान निकालना, x को ढकिए बाकी का गुना, तो 5 दाही कितना हो जाएगा? 50। y का मान चाहिए, y को ढकिए बाकी का गुना, 10 दिया कितना हो जाएगा? 30। और z का मान चाहिए, z को ढकिए बाकी का गुना, 5 दिया क्या हो जाएगा? 15। अनुपात में वैल्यू अगर कटता है तो काटते हैं, सभी वैल्यू 5 से कट रहा है, तो 5 दाही 50, 5 छके 30, 5 दिया 15, 10 6 3। विकल्प सी आंसर हो जाएगा, 10:6:3। ठीक है, चलिए
तो इस तरीके से आपका आपने देखा कि क्या पैटर्न आपका क्वेश्चन का यहाँ पे चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस जो है आपका एनटीपीसी 2021 में जो सबसे लास्ट में एग्जाम हुआ है वहाँ पे पूछा गया था। एनटीपीसी के लिए आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो नया वाला पैटर्न है 24-25 का क्वेश्चन, उसको भी आप ध्यान में रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू।